अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ओप के लेक्चर नंबर 3 में खुशामदीद। इससे पहले लेक्चर्स में हमने क्लासेस देख ली, इंट्रोडक्शन टू ओप देखा था सबसे पहले, फिर क्लासेस देखी थी, मेथड्स देखे, ऑब्जेक्ट्स देखे। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं हमारे पास, ये अभी हम इनको मज़ीद देखेंगे कि डिटेल्स में जब हम आगे चल के एग्जांपल्स लेंगे तो तब हम इसको देखेंगे। फ़िलहाल हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? कंस्ट्रक्टर कह लो या इसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह लो। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये सी प्लस प्लस इज़ अ सी प्लस प्लस स्पेशल मेथड दैट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज़ क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर हमारा एक ऐसा मेथड होता है जिसको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है ऐसे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सेकंड लेक्चर में हमने वहाँ पे क्रिएट किया था एक फंक्शन, तो हमने उस फंक्शन को सम के नाम से जो मेथड था हमारा, हमने उसे मेन में जाके कॉल की थी, obj1 डॉट लगा के फिर उसको कॉल की थी, तब उसे कॉल हुई थी। लेकिन इसके बरक्स कंस्ट्रक्टर एक ऐसे मेथड होते हैं कि जिनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब हम किसी भी क्लास का जो होता है ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर की डिफरेंट टाइप होती है। एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर वगैरह नहीं होता। दूसरा कंस्ट्रक्टर हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, जैसा कि पैरामीटराइज फंक्शन होता है, सेम एज इट इज़ ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। और कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर तो मेमोरी एलोकेट कर दी, उसके साथ जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मेमोरी एलोकेट हो गई, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसकी एक और टाइप दी जाती है जिसको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रक्टर बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर जो मेमोरी कंस्ट्रक्ट करता है, डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का आप देख लेंगे किस तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिखा जाता है। यहाँ पे जो भी हमारा क्लास होगी उसका नेम लिखेंगे। ठीक है, क्लास का नेम लिखने के बाद हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हमने फ़र्ज़ करो obj2 जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके अंदर हमें किसका डाटा चाहिए? हमें ऑब्जेक्ट 1 का डाटा चाहिए। ऑब्जेक्ट 1 बेसिकली वो कंप्लीट क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट 1 का डाटा हमें ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, या आप सिंपल जैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए लिख लेते थे, तो obj2 इज़ इक्वल टू obj1। ठीक है, सॉरी ये इक्वल का साइन नहीं है, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि सी प्लस प्लस में इक्वल का साइन डबल साइन लिखेंगे तो होगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इससे क्या होगा? इसे obj1 में जो भी वेरिएबल्स होंगे या जो कंस्ट्रक्टर पड़ा होगा उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो कॉपी कर दी जाएंगी obj2 में। अभी हम इनको कोड करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक नहीं, इसी की टाइप हमारी डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है? मेमोरी डिस्ट्रॉय कर देता है या इन्वोक कर देता है या ख़त्म कर देता है जो भी मेमोरी उन्होंने एलोकेट की होती है। जो वेरिएबल्स कोई भी कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल्स होंगे, उन्होंने जो मेमोरी एलोकेट की होगी डिस्ट्रक्टर उससे क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको लिखने का तरीका क्या है? सेम एज इट इज़ जो हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा ना, सेम वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, लेकिन इससे पहले ये साइन हम लगाएंगे। इस साइन को लगा के तो ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा? ये डिस्ट्रक्टर होगा। अब याद रहे कि डिस्ट्रक्टर जो होता है ये पैरामीटर लेस होता है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होते, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर विद इन सी प्लस प्लस डिस्ट्रक्टर मीन्स आर द सेम, सॉरी यहाँ नहीं, नीचे इसकी डिफरेंट होगा। द डिस्ट्रक्टर नाइदर टेक्स एन आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न एनी वैल्यूज एंड द कंपाइलर इम्प्लिसिटली इन्वोक्स अपॉन द एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम फॉर क्लीनिंग अप स्टोरेज दैट इज़ नो लॉन्गर एक्सेसिबल। वो वाली स्टोरेज जिनको हमने अब एक्सेस नहीं करना, जिनको हमने कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्ट किया था तो उस स्टोरेज को हमने एक्सेस नहीं किया करना, तो हम क्या करेंगे? हम उस कंस्ट्रक्टर का डिस्ट्रक्टर बना देंगे ताकि हमारी मेमोरी फ्री हो जाए। छोटे प्रोग्राम्स में हम ये देखते नहीं है कि मेमोरी एलोकेट हुई है उसको फ्री करना या नहीं करना, लेकिन जब हम बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो जब एक टास्क जो कंप्लीट हो गया तो हमें उसकी मेमोरी को फ्री करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि रैम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहे तो इजीली वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। तो अब ये कंस्ट्रक्टर को और डिस्ट्रक्टर को हम वहाँ पे अपने कोड में जाकर टाइप करके देखते हैं। लास्ट ही कोड को अपडेट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे प्राइवेट रखा था ए और बी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, कंस्ट्रक्टर का अलग अलग फ़ायदे हैं। यहाँ पे ए वेरिएबल को मैं कहता हूँ ए इज़ इक्वल टू 10 और बी इज़ इक्वल टू 15।
मैं वैल्यू असाइन करनी है ए और बी वेरिएबल्स को। तो देखते हैं ये होती है नहीं। मैं इसको कोड को पहले मैं रन करके देखता हूँ, कंपाइल करके देखता हूँ। तो ये एरर दे देगा ए और बी में। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी ऊप है इसके अगेंस्ट है। देखो, वार्निंग नो स्टैटिक डाटा मेंबर इनिशियलाइज ओनली वैल्यूज। तो इसने एरर दे दिया। वो ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पे ये जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये नहीं करवा सकते। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है। जैसे कि हमने स्टैक पढ़ा है, तो स्टैक के टॉप को इनिशियलाइज करना होता है सबसे पहले हमने -1 से। तो अगर हम यहाँ पे चाहें कि यहाँ पे हमारा फ़र्ज़ करो बी जो है स्टैक है, तो उसको हम -1 पे इनिशियलाइज करना चाहें शुरू में, तो वो नहीं होगा, वो एरर दे देगा। तो हम ये किस तरह से काम करेंगे? तो हम इस तरह से करेंगे। हमने क्या करना है, हमने बनाना है कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो वैल्यूज़ हमने बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज करनी है हम वो कर लेंगे। तो देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है। ये जो मैंने मेथड बनाया था इसको मैंने कर दिया ख़त्म। अब कंस्ट्रक्टर कहता है कि कंस्ट्रक्टर का नेम सेम वही होना चाहिए जो क्लास का नेम है, टेस्ट। अब इसके साथ ये ब्रैकेट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। सेम वही काम करेगा ये कंस्ट्रक्टर जो कि पहले हमारा मेथड कर रहा था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं सारे ऑब्जेक्ट्स ख़त्म करके सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे के नाम से। अब मैंने क्या किया, मैंने इस जो कंस्ट्रक्टर मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको मैंने कॉल नहीं की, ओबीजे डॉट टेस्ट नहीं किया जैसे कि यहाँ पे हमने करना होता था, ओबीजे डॉट टेस्ट। तो ये क्या होगा, ये कॉल हो जाएगी। मैं यहाँ पे कॉल नहीं करता, ठीक है। मैंने कॉल के लिए कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखी। तो अब देखिएगा इसको, ये ऐसी तरह का हो जाएगा। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो पहले कंपाइल हो जाए, एग्जीक्यूट भी हो गया। अब देखो, मैंने उसे कॉल नहीं की कंस्ट्रक्टर को, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गई। तो जो भी उसने हमारा काम करना था वो करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो ये था कंस्ट्रक्टर के, इसको कॉल करनी हो तो हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट जो है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर क्या होंगे, पैरामीटर हो जाएंगे एक्स और वाई ले लेते हैं, इंट एक्स और इंट वाई। यहाँ इनको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करने से पहले मैं एक और चीज़ दिखा दूँ कि हम क्या करते हैं, हम ना इन वेरिएबल्स को ख़ुद ही अपने से ही हम सिंपल इन्हीं जो वेरिएबल्स हैं पहले इन्हें ना बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं। मैं कहता हूँ इस ए को दे देता हूँ 10 और बी को दे देता हूँ 12। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को वेरिएबल्स को वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप देख लीजिएगा कि 12 कोई एरर नहीं दिया। 12 और 10 क्या हुआ, वो बाय डिफ़ॉल्ट ए और बी में स्टोर हो गए और उनको सम करवा के इसने डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यूज़ आएँ वो हम मेन से पास करें। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट एक्स और वाई, और यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू एक्स में जो वैल्यू आए वो ए में स्टोर हो जाए, और बी में जो वैल्यू आए वाई में जो वैल्यू आए वो बी में स्टोर हो जाए, ठीक है। जो हमारे क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन थे, मेंबर डाटा मेंबर थे या वेरिएबल्स थे, हमने उन्हें क्या किया, हमने उन्हें मेन से वैल्यू को पास करवानी है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पर एक एरर गौर कीजिएगा। मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया पैरामीटराइज्ड, पैरामीटर दे दिया कंस्ट्रक्टर को, और ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट मैंने सिंपल बना दिया, कोई इसको पैरामीटर नहीं दिए, कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो अब मैं इसको करके देखता हूँ कंपाइल, तो देखते हैं क्या होता है। अभी जब मैंने कंपाइल किया तो इसने एरर दे दिया। क्यों एरर दिया? इसलिए दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पैरामीटर लेस, यहाँ कोई भी आप वैल्यू नहीं पास करवा रहे। लेकिन क्लास के अंदर क्या किया, क्लास के अंदर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये वाला। अब इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ओबीजे, और यहाँ पे कह देता हूँ मैं 5 और 10। अब करते हैं कि अब एरर आएगा, तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो ये देखें कोई एरर नहीं आया। इससे एक चीज़ और आपको वाज़िया हो गई कि जब आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा, तो आपने ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर्स को वैल्यू पास करनी है, या यहाँ पे कोई भी आपने वेरिएबल लिया हुआ है,
डिफरेंट नेम हो सकते हैं या सेम नेम भी हो सकते हैं। तो मैंने x और y क्या किया, मैंने इसको पास कर दिया और यहाँ पे इंट x और y मैंने क्रिएट कर दिया। फ़िलहाल मैं कोई भी वैल्यू ने, चलो वैल्यू भी इनिशियलाइज़ कर देता हूँ खुद ही से, 10 15 मैंने 2 वैल्यू दे दी। और ये आप क्या कर सकते हैं, आप सी इन भी करवा सकते हैं यूज़र से। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको सिंपल जल्दी से कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये पैरामीटराइज है कंस्ट्रक्टर, तो पैरामीटराइज वैल्यू उसको पास हो गई, ये चल पड़ा। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, अगर तो कंस्ट्रक्टर आपका पैरामीटराइज है और आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पास करनी है लाजमी। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर एरर देगा। अब ये कंस्ट्रक्टर भी हो गया। अब डिस्ट्रक्टर बनाना है तो सिंपल क्या करो, यही टेस्ट, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ मैसेज दिस इज़ दिस, चलो सिंपल नेम रख के डिस्ट्रक्टर, ये समझ लें। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में क्या करना है, ये साइन लगा देना है। तो ये डिस्ट्रक्टर है। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो देखते हैं। तो पहले का कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर हमें रिजल्ट दे देगा, और नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस इज़ डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर चल पड़ा। जब भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो कंस्ट्रक्टर के बाद डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा जो उसका डिस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है। तो ये अगर बैकस्लैश न्यू लाइन में भी ले चलूँ तो फिर ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर के साथ साथ बाद में क्या हुआ, डिस्ट्रक्टर चल पड़ा। अगर मैं डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न करूँगा, मैं वहाँ पे रिटर्न का स्टेटमेंट लिखूँगा, तो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब जब मेथड्स को डीपली हम डिफाइन करेंगे तो तब रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप देखेंगे। तो क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है ये भी तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बेसिकली ये रिजल्ट सी आउट करवा रहा है, लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, ये स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है, ना कि वहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है जहाँ से इसको कॉल की गई है। कॉल कहाँ से की गई, यहाँ पे। अगर तो ये रिटर्न टाइप बनाते हम इस कंस्ट्रक्टर को या किसी भी मेथड को हम रिटर्न टाइप बना तब कहेंगे जब वो वहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा जहाँ से उसको कॉल की गई है। तो कॉल हमने यहाँ पे किया ना, तो यहाँ पे क्या करे, ये वैल्यू रिटर्न करे, तो ये रिटर्न टाइप है। स्क्रीन पे डिस्प्ले करना और चीज़ है, रिटर्न करना वैल्यू कहाँ पे, जहाँ से उसको कॉल की गई है, तो वो और चीज़ होती है। तो कंस्ट्रक्टर देख लिया, डिस्ट्रक्टर भी आपने देख लिया। डिस्ट्रक्टर में अगर रिटर्न टाइप आप लिखेंगे तो वो एरर आ जाएगा, वो कहेगा आप रिटर्न नहीं करवा सकते। यहाँ तक हमने कंस्ट्रक्टर देख लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देख लिया और डिस्ट्रक्टर भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो कंस्ट्रक्टर वाला काम हो गया, डिस्ट्रक्टर भी हो गया। एक चीज़ है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली किस तरह काम करेगा, चलो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ वॉइड डिस्प के नाम से, जो कि क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा यही रिज़ल्ट सी आउट, और मैं कह देता हूँ दिस इज़ OBJ1 का रिज़ल्ट आएगा इसमें, और मैं इसको न्यू लाइन में कर देता। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे A और B को करवा देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट OBJ1, एक ऑब्जेक्ट था खाली OBJ। अब मैंने OBJ1 एक और ऑब्जेक्ट बनाया और उसके साथ मैं क्या करता हूँ, OBJ1 से कॉल कर देता हूँ डिस्प फंक्शन को, ठीक है। अब करने के बाद मैं इसको कंपाइल करके रन करने की कोशिश करता हूँ। तो सॉरी, मुझे कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज था तो इसको नॉन पैरामीटराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ नॉन पैरामीटराइज करते हैं, या सिंपल इसको मैं कंस्ट्रक्टर ही रहने देता हूँ। हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्टर रहने देते हैं। यहाँ सिंपल क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को से बचने के लिए हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जिसके अंदर कोई भी वैल्यू वगैरह हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या एरर आएगा। तो अब एरर नहीं आया और ये बिल्कुल ठीक चल पड़ा। sum1 और sum2 की वजह से एक चीज़ यहाँ से देखते चलें हम कि जब हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना क्रिएट करना है, ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था पैरामीटराइज। यहाँ पे हमने पैरामीटराइज लेस जो कंस्ट्रक्टर था वो नहीं था बनाया, इसीलिए हमने क्या कर रहे थे, हम जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे, कोई भी पैरामीटर लेस ऑब्जेक्ट बना रहे थे, जो भी वो क्या कर रहा था, वो एरर दे रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर होगी
कि जब हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया और हम ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे थे, वैल्यू पास कर रहे थे, ज़रूर कर रहे थे, अगर हम नहीं थे करते तो एरर आ जाता था। लेकिन हमें कुछ केसेस में करना होता है कि हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट कोई ऐसा भी होता है कि उस ऑब्जेक्ट से हमें वैल्यू पास नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, हम उस सूरत में एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देंगे। देखो इसके अंदर हमने कोई कोड नहीं लिखा, कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने लिखा क्यों, क्योंकि हमारा जो obj1 जो अलग से ऑब्जेक्ट बनाया था उसके साथ हमने वर्किंग करनी थी, इसलिए हमने क्या किया, ये टेस्ट जो था इसका हमने बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। तो सॉरी, यहाँ पे मुझे obj के साथ नहीं, obj1 के साथ यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करनी थी। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है, मैं इसका कंपाइल और रन करता हूँ तो फिर देखते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट के लिए क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम हमारा ऑब्जेक्ट चला obj के साथ तो हमारे पास क्या आया आंसर 25, जो कि एक्यूरेट है। लेकिन जब हमारे पास दूसरा कंस्ट्रक्टर चला obj1, तो हमारा जब obj1 चला तो उसके लिए ये 3 बेसिकली क्या है, ये कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू है, ठीक है, गार्बेज रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो हम चाहते थे कि कॉपी हो obj का डाटा किसमें, obj1 में, मतलब एक ऑब्जेक्ट का डाटा दूसरे ऑब्जेक्ट में दूसरी तरह मतलब कॉपी हो, तो वो हुआ नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी जगह पे क्या करते हैं, obj1 इक्वल कर देते हैं obj। तो अब देखते हैं कि क्या आता है। तो मैं इसको दोबारा से कंपाइल और रन करता हूँ। तो अब देखें 25 क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 जो एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर तो हमने वैल्यू पास करवाई थी, जो कि रिज़ल्ट हमारा 25 बन रहा था। लेकिन दूसरे में हमने वैल्यू पास नहीं की, उसको क्या किया, उसको कॉपी बना लिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू जो भी मेमोरी इनिशियलाइज मेमोरी के साथ साथ उसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो भी कंप्लीट कॉपी होके सेकंड ऑब्जेक्ट में आ जाएं। तो ये था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।